उनकी फैक्ट्रियां पूरे चीन में बंद हो रही है। चीनी अर्थव्यवस्था बड़ी मुसीबत में है। हम उनका उत्पाद नहीं ले रहे हैं। हम उनका उत्पाद नहीं चाहते जब तक वे हमारे साथ निष्पक्ष नहीं होंगे। भूमि बिक्री, विदेशी निवेश और बेरोजगारी के आंकड़े अब अंधेरे में हैं। आधिकारिक सोया सॉस उत्पादन की रिपोर्ट भी लापता है। चीन की स्थिति इस समय बहुत खराब है। हम निष्पक्ष आंकड़े सामने रखकर अपनी मांग रखेंगे और समझौता होने पर बधाई देंगे। वे या तो कहेंगे बहुत बढ़िया या कहेंगे अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग हार मान रहे हैं और इसका कारण है कि चीन यह जंग हार रहा है। सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद कि चीन तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक अमेरिका सभी टैरिफ नहीं हटा देता। अब लगता है कि चीन बातचीत करने को तैयार है। अमेरिका ने घोषणा की है कि अगले सप्ताह वार्ता होगी और जब तक वार्ता पूर्ण नहीं होती तब तक कोई शुल्क नहीं हटाया जाएगा। चीन के झुकने के पीछे एक सीधा कारण है। चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से गिरावट का सामना कर रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कल ही सीसीपी ने घोषणा की कि वह चीन की अर्थव्यवस्था से जुड़ा आर्थिक डेटा प्रकाशित करना रोक देगी। क्या आप ऐसी किसी सरकार को जानते हैं जो अच्छा डेटा होने पर भी उसे प्रकाशित नहीं करती? मुझे ऐसी कोई सरकार नहीं लगती। खराब होते डेटा को सीसीपी दुनिया के सामने स्वीकारना नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने इसे प्रकाशित करना बंद कर दिया है। इसलिए उन्होंने एक दिन बाद वार्ता हेतु संपर्क किया है। हमारे पास अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध है। चीनी तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि हम उनके मुख्य ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आंकड़ों पर सवाल उठाने के लिए बुनियादी डेटा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हमें कई सबूत मिल रहे हैं जो संकेत देते हैं कि उनकी पहली तिमाही में 5.4% वृद्धि की रिपोर्ट सच नहीं हो सकती। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है। हमने मार्च और फरवरी के मूल्य डेटा से यह देखा। हमने इसे अप्रैल के पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में भी देखा, जिसमें साफ तौर पर दिखा कि फैक्ट्री गतिविधि में गिरावट आ रही है। चीनी शासन नहीं चाहता कि हमें पता चले कि क्या हो रहा है और वे हमारे लिए जानकारी को सीमित करेंगे। सबसे पहले फैक्ट्रियों का बंद होना। चीन ग्लोबल साउथ या किसी और को वे उत्पाद नहीं बेच सकता जो वह आमतौर पर अमेरिका को बेचता था, क्योंकि ट्रंप के मौजूदा टैरिफ दरों के कारण कई चीनी उत्पाद हमारे देश में नहीं आ सकते। और इसका मतलब है कि ये निर्यात उन्मुख फैक्ट्रियां खासकर देश के दक्षिणी हिस्से में बंद हो रही हैं। वे पिछले कुछ वर्षों से मुश्किल में हैं और अब निश्चित रूप से ऐसे मुकाम पर हैं जहां आगे नहीं बढ़ सकती। ये ऐसी चीज है जो शी जिनपिंग की सत्ता पर पकड़ को कमजोर कर रही है। याद रखें, उनके पास लगभग पूरी जिम्मेदारी है क्योंकि उन्होंने बाकी सबसे सत्ता छीन ली है। इसका अर्थ है कि उन्हें टैरिफ युद्ध के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, जैसा चीनी लोग कहते हैं, और मेरी राय में उनकी पकड़ अब कमजोर हो रही है। वह अब कोविड पूर्व के सर्वशक्तिमान नेता नहीं रहे। जैसा कि कई जानते हैं, हमने ट्रेड वॉर शुरू होने से ही कहा था कि चीन घुटने टेकेगा क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इसे जारी रखने लायक नहीं है। इसीलिए सीसीपी के बॉट्स हमारे वीडियो को निशाना बनाते हैं क्योंकि वे सीसीपी की सच्चाई उजागर करते हैं। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। ये हमें एल्गोरिदम और सीसीपी बॉट्स से लड़ने में सहायता करता है। अब विस्तार से देखते हैं कि चीन वास्तव में क्या छिपाने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में चीन के आधिकारिक आंकड़ों का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया है जो पहले आसानी से उपलब्ध थे। हमने कवर किया है कि 2023 में युवाओं की बेरोजगारी के आंकड़े कैसे गायब हुए थे। हम द्वितीयक आंकड़ों से देख सकते हैं कि चीन में युवाओं की बेरोजगारी लगातार बढ़ी है। भूमि बिक्री के मापदंड, विदेशी निवेश के आंकड़े और बेरोजगारी के संकेतक हाल के वर्षों में गायब हो गए हैं। दाह संस्कार के आंकड़े और एक व्यापार विश्वास सूचकांक भी बंद किए गए हैं। अब सोया सॉस के आधिकारिक उत्पादन की भी रिपोर्ट नहीं है। चीनी अधिकारियों ने शोधकर्ताओं और निवेशकों द्वारा पहले इस्तेमाल किए जाने वाले सैकड़ों आंकड़ों का प्रकाशन रोक दिया है। ज्यादातर मामलों में चीनी अधिकारियों ने डेटा बंद करने या रोकने का कोई कारण नहीं दिया। ये गायब आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब चीन अत्यधिक कर्ज, चरमराते रियल एस्टेट बाजार और अन्य समस्याओं से जूझ रहा है। अधिकारी हालात नियंत्रित करने के लिए सख्त उपाय कर रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाना चाहता हूं जो चीन अब जारी नहीं कर रहा और हम उनमें एक स्पष्ट प्रवृत्ति देख सकते हैं इससे पहले कि वे अदृश्य हो जाएं। तो हम ये मान सकते हैं कि सीसीपी डेटा छुपा रही है। राष्ट्रीय भूमि बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 20 वर्षों में ये आंकड़े निरंतर गिरावट दर्शा रहे हैं। अचानक उन्होंने प्रकाशन बंद कर दिया। यह एक और उदाहरण है
शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बीमा लाभ पाने वाले लोगों की संख्या, डेटा निरंतर बढ़ रहा था और अचानक गायब हो गया। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही। चीन में बेरोजगारी और जीडीपी दोनों बढ़ना संभव नहीं। अगला चार्ट दिखाता है कि चीन की आधिकारिक जीडीपी सीसीपी की उम्मीदों के मुताबिक या उससे भी ज्यादा लगातार बढ़ रही है। कुछ हफ्ते पहले चीन की पहली तिमाही की जीडीपी 5.4% की दर से बढ़ी, जो सीसीपी की 5.1% की उम्मीद से भी ज्यादा थी। मुझे यह बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नहीं लगती अगर वे आंकड़े छुपा रहे हैं। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, मैं ऐसा कोई भी राजनेता नहीं जानता। दुनिया के कोई भी तानाशाह अपनी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक आंकड़े नहीं छिपाते। वे आमतौर पर वही आंकड़े छुपाते हैं जो उनकी कही गई बातों से मेल नहीं खाते। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने चाहिए। मुझे पता है कि यह थोड़ा परेशान करता है, लेकिन आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारी मदद करते हैं, क्योंकि सीसीपी की सेंसरशिप चीन में भी घुसपैठ कर रही है। एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने कहा कि सीसीपी जीडीपी के आंकड़ों के बारे में झूठ बोल सकती है। बताइए उस अर्थशास्त्री के साथ क्या हुआ। चीन के नेता शी जिनपिंग ने गांव को अनुशासित करने का आदेश दिया और उन्हें अनिश्चित काल तक सार्वजनिक रूप से बोलने पर प्रतिबंधित कर दिया है। तो इससे आपके मन में सवाल उठता है कि इस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक रूप से ऐसा क्या कहा था। उन्होंने चीन के राष्ट्रीय टीवी पर ये बातें कही थीं। उन्होंने वहां क्या कहा था? जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मैं वाकई हैरान रह गई। उनकी टिप्पणियां पढ़ने पर आपको समझ आएगा कि क्यों। ये सिराओ एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। वह SDIC सिक्योरिटीज, जो कि एक सरकारी कंपनी है, के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने पहले भी शीर्ष अधिकारियों और नियामकों को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अधिक उम्र की आबादी वाले प्रांतों में उपभोग वृद्धि मजबूत है, जबकि कम उम्र की आबादी वाले प्रांतों में यह कमजोर है। उन्होंने कहा कि यह थोड़ा अप्रत्याशित है, इसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वे मानते हैं इसे संक्षेप में कहा जा सकता है। बुजुर्ग लोग ऊर्जा से भरपूर होते हैं, युवा लोग नीरस हैं और मध्य आयु वर्ग के लोगों के पास जीने के लिए कुछ नहीं है। ये टिप्पणियां सोचने पर मजबूर करती हैं। चीन की सार्वजनिक चर्चाओं में ऐसी बातें शायद ही सुनने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ विश्लेषक खुद को सेंसर कर रहे हैं और मंदी जैसे शब्दों से बच रहे हैं, क्योंकि अधिकारी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक बातें कहने को कह रहे हैं। और वे अपनी बात को सही ठहराने के लिए आगे कहते हैं कि बुजुर्ग लोग खर्च कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नियमित पेंशन मिल रही है, लेकिन युवा लोगों की आय की उम्मीदें कम होती जा रही हैं, इसीलिए वे खर्च करने से बच रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि नौकरी का बाजार आधिकारिक आंकड़ों में जितना दिखाया गया है उससे भी बदतर है। उनके अनुसार लगभग 47 मिलियन प्रवासी मजदूर शहरों से अपने गृह राज्यों में लौट गए हैं, क्योंकि उन्हें शहरों में काम नहीं मिल रहा, और वे आंकड़ों से गायब हो गए क्योंकि आंकड़े सिर्फ शहरी बेरोजगारी को दर्ज करते हैं। शहरी क्षेत्रों से जाने के बाद वे अब आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में जीडीपी हर साल 3% से ज्यादा अंकों से गिनी गई है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर पिछले 3 वर्षों में इसे 10% अंकों से अधिक गिना गया है। उनके विश्लेषण के अनुसार उन्होंने विकास के आंकड़ों की तुलना निवेश, उपभोग और श्रम शक्ति के आंकड़ों से की है। मुझे नहीं लगा कि उस अर्थशास्त्री को सीसीपी या चीन से नफरत है। आप लोगों का क्या विचार है? मेरी राय में वह सरकार को रचनात्मक आलोचना कर उन लोगों के लिए अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु प्रेरित कर रहे थे जिनकी सेवा करना उसका कर्तव्य है। लेकिन अंदाजा लगाइए क्या, शी जिनपिंग चीनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने या अपनी गलतियों से सीखने में दिलचस्पी नहीं रखते। वे सिर्फ अपनी सत्ता बरकरार रखने में रुचि रखते हैं। इस अर्थशास्त्री को अपनी अच्छी नीयत के बावजूद खुलकर बोलने की वजह से कड़ी सजा भुगतनी पड़ी। दुर्भाग्य से व्यापार युद्ध शुरू होने के बाद से चीनी अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि शी इसे अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही कारण है कि उन्होंने अमेरिका के साथ वार्ता शुरू की है। चीन अमेरिकी बाजार के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब हमें अमेरिका की मानसिकता और चीन के बातचीत में शामिल होने के कारणों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। स्विट्जरलैंड में हम बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। शनिवार और रविवार को हम तय करेंगे कि किस विषय पर चर्चा करनी है। मेरा मानना है कि यह बातचीत तनाव कम करने के बारे में होगी, न कि बड़े व्यापार समझौते के बारे में, और हमें आगे बढ़ने से पहले तनाव कम करना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि जब तक पारस्परिक व्यापार शुल्क 145% नहीं हटाया जाता, वे बातचीत नहीं करेंगे।
क्या ऐसा संभव है कि राष्ट्रपति से मिलकर कहा जाए कि सद्भावना के लिए हम अस्थायी रूप से इसे 50% तक कम कर सकते हैं? लॉरा, आप जानती हैं कि मैं बातचीत नहीं करता। आप टीवी पर हैं, आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय एंकरों में से एक हैं। मैं अपनी रणनीति नहीं बताऊंगा, सभी विकल्प खुले हैं, अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होगा। अंत में राष्ट्रपति ने कहा कि यदि वार्ता विफल होती है तो वह सभी देशों को एक संख्या देने को तैयार हैं। हम अपने अन्य 17 महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। या तो ईमानदारी से बातचीत हो या फिर राष्ट्रपति ट्रंप आपके 2 अप्रैल वाले नंबर तक वापस जाने को तैयार हैं अगर आप अपने टैरिफ, गैर टैरिफ व्यापार बाधाएं, मुद्रा में हेरफेर और सब्सिडी कम नहीं करना चाहते। अब यह स्थिति लगभग वैसे ही चल रही है जैसे 2018 की बातचीत हुई थी। आप देख सकते हैं 2018 में जब ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए थे, चीन ने शुरू में कहा कि वे तब तक अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे जब तक अमेरिका अपने लगाए गए टैरिफ नहीं हटाता। 1 महीने बाद ही चीनी अधिकारी अमेरिका में व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने इसे जितना संभव हो उतना लंबा खींचने की कोशिश की ताकि समझौता हो सके। मेरे विचार से यह 2019 के अंत में हुआ था और 2020 में हमारे यहाँ प्रशासन बदला। चीन को उम्मीद थी कि अगला राष्ट्रपति चीन के प्रति नरम रहेगा, लेकिन शी जिनपिंग की किस्मत ने साथ नहीं दिया। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप के टैरिफ को मजबूत किया और नए टैरिफ भी लगाए। ट्रंप के वापस आने के साथ टैरिफ युद्ध पूरे जोरों पर है और चीन पुरानी रणनीति दोहरा रहा प्रतीत होता है। पहले उन्होंने बातचीत से इनकार किया था, लेकिन अब वे इसके लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे शक है कि वे वही चीज फिर से करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वे बातचीत को जितना हो सके उतना लंबा खींचेंगे ताकि सबका समय बर्बाद हो और असल में चीनी व्यवहार में कोई ठोस बदलाव न आए। शी ने निचले स्तर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि शी स्वयं फोन पर बात करें। इसी वजह से अमेरिका और चीन इस बारे में असल में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे समझाने दीजिए। शी चीनी बातचीत की सामान्य रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले समय निकालने की कोशिश शामिल है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है, आप टैरिफ हटा दीजिए, हम बातचीत शुरू करेंगे। वह इसे अगली सरकार तक खींचना चाहते हैं। ट्रंप शायद इसे अपनी पहली मुश्किल बातचीत से पहचानते हैं और देरी व विस्तार की रणनीति में नहीं फंस रहे हैं। 2020 का फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंत में हुआ था, जब वह लगभग पूरा समय बातचीत में लगे थे। उन्होंने शायद सबक सीखा है। दूसरा, शी का तरीका हम चीन में सलामी स्लाइस कहते हैं। सलामी से शुरू कर बातचीत के विभिन्न चरणों में हर कदम पर आपका नया विपक्षी सिर्फ एक स्लाइस मांगता है। समझौते पर हस्ताक्षर करते समय तक आपके पास वास्तव में कोई सलामी नहीं बचती। शी और चीन ये चाल हमेशा चलते हैं। मुझे विश्वास है कि ट्रंप ने सबक सीखा है और इसलिए वह तब तक कुछ करने से मना कर रहे हैं जब तक शी फोन पर बातचीत कर सौदा नहीं करते। ट्रंप ने चीन से पहली बातचीत में सीखा कि चीन टैरिफ से कैसे बचता है। अन्य कारण भी हैं, लेकिन यहीं से शुरुआत करते हैं। और यही वजह है कि हमने लगभग हर देश पर टैरिफ लगा दिए और फिर जब हम इन सभी देशों के साथ बातचीत कर रहे थे तो हमने उन्हें रोक दिया। हमारी बातचीत की शर्तों में एक ये है कि कोई देश चीन को अमेरिकी टैरिफ से बचने में मदद नहीं कर सकता। यह एक आम तरीका है जिसका चीन ने पहले टैरिफ युद्ध शुरू होने के बाद से इस्तेमाल किया है। वे वियतनाम, कंबोडिया, मेक्सिको और कनाडा जैसे अन्य देशों का इस्तेमाल करके चीनी सामान को अमेरिका में भेजते हैं ताकि हमारे द्वारा लगाए गए टैरिफ से बच सकें। चीनी निर्यातक अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए तीसरे देशों के जरिए माल भेजकर उसके असली स्रोत को छुपाने की कोशिश तेज कर रहे हैं। वे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले जितना ज्यादा माल संभव हो भेजने का प्रयास कर रहे हैं। चीनी सोशल मीडिया पर विज्ञापन माल के स्रोत को छिपाने की सेवा देते हैं। चीन से आने वाले सामान की बाढ़ ने पड़ोसी देशों में चिंता बढ़ा दी है कि वे अमेरिका के लिए ट्रांजिट पॉइंट न बन जाएं। बढ़ते तरीकों से साफ है कि निर्यातकों को डर है कि नए टैरिफ उन्हें अहम बाजारों तक पहुंच से वंचित कर देंगे। टैरिफ बहुत ऊंचा है, लेकिन हम पड़ोसी देशों को सामान बेचकर और वे अमेरिका को बेचकर इसे कम कर सकते हैं। अमेरिकी व्यापार कानूनों के तहत
किसी देश के माल को पर्याप्त रूपांतरण से गुजरना चाहिए, जैसे प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग, जो महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ती है, ताकि टैरिफ के लिए उसे उस देश का मूल माल माना जा सके। रेड नोट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विज्ञापनदाताओं को मलेशिया जैसे देशों में सामान भेजने में मदद करते हैं, जहां उन्हें नया उद्गम प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और फिर उसे अमेरिका भेजा जाता है। इस हफ्ते रेड नोट पर एक विज्ञापन में कहा गया, अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर टैरिफ लगाया है जो मलेशिया के माध्यम से ट्रांजिट होकर दक्षिण पूर्व एशियाई सामान में बदल जाते हैं। अमेरिका ने मलेशिया के माध्यम से आने वाले चीनी लकड़ी के फर्श और टेबलवेयर पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे कस्टम्स क्लियरेंस में आसानी हो। दुर्भाग्य से चीन के लिए अन्य देश सख्ती बढ़ा रहे हैं और आशा है कि व्यापार समझौते होने से यह और तेज होगा। दक्षिण कोरिया की कस्टम एजेंसी ने इस साल की पहली तिमाही में $21 मिलियन मूल्य के विदेशी उत्पाद पाए, जिनके मूल देश को गलत बताया गया था। ज्यादातर चीन से आए थे और लगभग सभी अमेरिका जाने वाले थे। वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने स्थानीय व्यापार संघों, निर्यातकों और निर्माताओं से कच्चे माल और इनपुट वस्तुओं की उत्पत्ति की कड़ी जांच का आह्वान किया, ताकि नकली प्रमाण पत्र जारी करने से रोका जा सके। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका जाने वाले उत्पादों की जांच सख्त करने और टैरिफ चोरी रोकने के उपायों की घोषणा की है। कुछ लॉजिस्टिक कंपनियां चीनी सामान मलेशिया के पोर्ट क्लांग भेजकर वहां उनका टैग व पैकेजिंग स्थानीय कंटेनरों में बदल सकती हैं। इन कंपनियों के मलेशिया में फैक्ट्रियों से कनेक्शन है, जो मूल प्रमाण पत्र देने में सहायता कर सकती हैं। मलेशियाई कस्टम्स बहुत सख्त नहीं है। ट्रंप के नए टैक्स से बचने के लिए ओरिजिन वॉशिंग अपनाए जा रहे 2 मुख्य तरीकों में से एक था। दूसरा तरीका था महंगे सामानों को सस्ते माल के साथ मिलाकर शिपमेंट की कुल लागत कम दिखाना, ताकि निर्यात तक झूठा दावा कर सकें। एक चीनी कंज्यूमर गुड्स निर्माता के मालिक ने कहा कि 2 घरेलू उद्योग संघों ने उन्हें ग्रे एरिया टैरिफ से बचने के तरीके पेश करने वाले बिचौलियों से मिलवाया। मैं माल चीनी बंदरगाह तक भेजता हूं, फिर वे उसे वहां से ले लेते हैं। बिचौलिए ने यह तरीका सिर्फ 5 युआन 70 सेंट प्रति किलो भेजे गए माल पर उपलब्ध कराने की पेशकश की थी। एजेंसियों का कहना है कि छोटे और मध्यम उद्यम टैरिफ का प्रभाव बेहतर ढंग से झेल सकते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ ग्रे एरिया होते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सत्य है। अमेरिका एक विशाल बाजार है जिसे मैं खोना नहीं चाहता। यह वही बात है जिसके बारे में हमने अपने रोजाना शाम 4 बजे ईस्टर्न टाइम पर होने वाले YouTube लाइव स्ट्रीम्स में चर्चा की है। बातचीत में शामिल होने के लिए हर दिन शाम 4 बजे ईस्टर्न टाइम पर आए। अब ये वही बात है जिसके बारे में हमने बात की थी। और जरा सोचिए इसके बारे में, यदि आप एक छोटे या मध्यम आकार के चीनी निर्माता हैं और आपके पास 2 विकल्प हैं। आपके पास या तो टैरिफ कानून तोड़ने जैसे गैरकानूनी काम करने या व्यापार बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपके परिवार के पास शायद खाने के लिए खाना नहीं होगा, आपके परिवार के पास आय नहीं होगी और आपके कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। चीनी फैक्ट्री मालिक क्या विकल्प चुनेंगे? वे क्या करेंगे? मैं सीसीपी की नहीं बल्कि उनकी बात कर रहा हूं। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि अधिकांश चीनी फैक्ट्री मालिक गैर कानूनी रास्ता चुनेंगे। मुझे यही विकल्प संभावित लगता है और इसीलिए हमें दूसरे देशों का साथ चाहिए, ताकि चीनी कंपनियां अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए उनका इस्तेमाल न कर सकें। इससे इस हफ्ते के आखिर में चल रही बातचीत का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। शी जिनपिंग दबाव में हैं और अगर हम सुनिश्चित करें कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो उन्हें वार्ता में शामिल होकर एक उचित समझौता करना होगा। इसीलिए हमें अन्य देशों का सहयोग चाहिए। हम उन्हें वास्तव में कुछ बुरा नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि आपको अपनी खुद की भलाई को चीनी कंपनी या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भलाई से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये देश चीनी कंपनियों को अमेरिकी टैरिफ से बचने में मदद करते हैं तो सोचिए क्या होगा। उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मदद करने के कारण उन्हें अधिक टैरिफ देना होगा। अन्य नेता अब देख रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था संकट में है और वे अपने देशों में ऐसी स्थिति नहीं चाहते। यही कारण है कि अधिकांश देश अमेरिका की मांगों को स्वीकार कर रहे हैं। एक चीनी मॉल मालिक या दुकान मालिक का क्लिप है जो दर्शाता है कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के बाद से खर्च कितना कम हो गया है।
यहाँ 3-4 मिलियन यूनिट्स थीं, आगे कम से कम 7-8 मिलियन थीं। इस पूरे फैक्ट्री साइट में करोड़ों का निवेश हुआ था जो अब बेकार हो गया है। यहाँ पूरा सन्नाटा है, एक चूहा तक नजर नहीं आता। यह जगह कभी शेनज़ेन के अमीर लोग पाने के लिए जी जान लगा देते थे, जिसे वे धन का केंद्र कहते थे। अब यह बस सबसे बड़ा मजाक, सबसे बड़ी नाकामी, सबसे गहरा पछतावा बन गया है। देखिए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ खंडहर ही खंडहर है। पहली से छठी मंजिल तक सब कुछ वीरान पड़ा है। भाइयों, इसे दक्षिण चीन का सबसे बड़ा व्यावसायिक शहर बताकर प्रचारित किया गया था, जिसमें हर तरह के बाजार और व्यापार केंद्र एक साथ लाने का दावा था। शेनज़ेन की वर्तमान स्थिति एक कड़वी और बेरहम हकीकत है। क्या आपको पता है कि यह शहर कितना विशाल है? यह स्थान 1000 एकड़ से अधिक है, जो 10 लाख वर्ग मीटर से भी ज्यादा है। हजारों मालिकों ने यहाँ निवेश किया था और अब यह एक विशाल बेकार जमीन बन गया है। एक दशक पूर्व यह स्थान अत्यंत समृद्ध और जीवंत था। आप जो पुराने विज्ञापन पैनल देख रहे हैं, वे पिछले 10 सालों से यहीं टंगे हुए हैं। सारे कारोबार बंद हो गए हैं और भाग गए हैं। पूरा फैक्ट्री परिसर अब खाली है। क्या आपको पता है यह कहाँ है? अगर आपको पता है तो एक टिप्पणी छोड़ें। एक बार जब किसी व्यावसायिक परिसर को टुकड़ों में बांटकर अलग अलग मालिकों को बेच दिया जाता है, तो उसका सही तरीके से संचालन लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता खो देता है। उन व्यावसायिक परिसरों के बारे में सोचिए जो 10 साल पहले लोकप्रिय थे। आज उनमें से कितने अभी भी चल रहे हैं? क्या उनमें से ज्यादातर अब बंद नहीं हो चुके हैं? ऐसे स्थान भाइयों अब और देखने का कोई मतलब नहीं है। इसे बचाया नहीं जा सकता। यदि आप अभी भी थोक बाजारों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको वास्तव में सतर्क रहना होगा। शेनज़ेन के अधिकांश थोक कॉम्प्लेक्स धोखाधड़ी हैं। अब चीन जानता है कि इस व्यापार युद्ध को जीतने का उनका एकमात्र तरीका यही है कि वे सुनिश्चित करें कि अमेरिका पीछे हट जाए। और वे ऐसा कर सकते हैं अमेरिकी नागरिकों का ब्रेन वॉश करके। तो वे क्या कर रहे हैं? वे टिकटॉक के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को सीधे प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। इस प्रचार का मकसद टेराफोर के खिलाफ जनता की राय बनाकर मौजूदा प्रशासन पर पीछे हटने का राजनीतिक दबाव डालना है। यह टिकटॉक पर वायरल हो रहे प्रचार का एक उदाहरण है। हमारे साथी यूट्यूबर सरपेंटसिया चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश कर रहे हैं। लेकिन पहले ये रहा वो क्लिप। अब वीडियो का कैप्शन इसे चीन के शेनज़ेन इलाके में अगली पीढ़ी का किफायती आवास बता रहा है। चलिए देखते हैं ये असल में कितना सस्ता है। तो इस इमारत का नाम एसएसिटी है, जो शेनज़ेन में स्थित है, और जिस अपार्टमेंट को आपने साझा किया उसकी कीमत $3.3 मिलियन है, अमेरिकी डॉलर। वाह, वाकई में अगला स्तर की किफायती है। उस इमारत में अपार्टमेंट्स की कीमत $5.5 मिलियन तक है। अगले स्तर की किफायती मेरी। मैं अनिश्चित हूं कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं। चीन में औसत वेतन उच्च स्तर पर सालाना 16,000 अमेरिकी डॉलर है। इसे कौन खरीद सकता है? चीन में करीब 60 करोड़ लोग सालाना $5 से कम कमाई करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे कभी 3.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपार्टमेंट का सपना देख सकते हैं। यह बिल्कुल भी किफायती नहीं है। ये टिकटॉक पर वायरल होकर अमेरिकी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। चीन एक झूठ का प्रचार कर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन को टिकटॉक पर उनकी कार्रवाई के लिए कुछ आलोचना मिलनी चाहिए। उन्होंने चीन से जुड़े कई मामलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, किंतु टिकटॉक के विषय में हर माह वे चूक गए हैं। कानून पारित हो चुका है। यह कानून कांग्रेस द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो चुका है। यह कानूनन वैध हो चुका है।
हम हर 90 दिन में टिकटॉक बैन को क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं बनता। चीन टिकटॉक का उपयोग अमेरिका के विरुद्ध हथियार के रूप में कर रहा है ताकि उसे लाभ मिले, और हम उन्हें ऐसा करने दे रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी मदद भी कर रहे हैं। टिकटॉक को संयुक्त राज्य अमेरिका में बैन होना चाहिए, पर यह अभी भी चल रहा है। प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त होती है कि ट्रंप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह बिक्री होने तक इसे बढ़ाना चाहते हैं। चीन जानता है कि हम वास्तव में बिक्री चाहते हैं, इसलिए वे बातचीत से इनकार कर रहे हैं। ट्रंप ने आर्ट ऑफ द डील में कहा था कि जीतने के लिए सौदे से दूर जाने को तैयार रहना चाहिए, और चीन जानता है कि हम सौदे से दूर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, और इसी वजह से वे टिकटॉक की बातचीत में जीत रहे हैं। यहाँ और विवरण दिए गए हैं। टिकटॉक का एल्गोरिदम फिलहाल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना वाली सामग्री को दबा रहा है, प्रो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सामग्री को बढ़ावा दे रहा है और टिकटॉक को ट्रंप के ट्रेड वॉर को कमजोर करने का हथियार बना रहा है। अगर प्रचार और संदेशों की चिंता है तो अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने और टिकटॉक को बेचने के लिए मजबूर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। वे सचमुच उनके अपने ट्रेड एजेंडा को कमजोर कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च इंडिया के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अप्रैल 2025 में चीनी आयात पर टैरिफ लगाने के बाद टिकटॉक पर अचानक अच्छी तरह से बने वीडियो आए जो अमेरिकियों को बिचौलियों को हटाकर सीधे चीनी विक्रेताओं से खरीदने को कह रहे थे। यह प्रयास उत्पाद की वास्तविक उत्पत्ति को छिपाता है जिसे वे नहीं दिखाते हैं। विक्रेता टैरिफ बचाने हेतु शिपमेंट को तृतीय देशों से भेजने व शेल कंपनियां बनाने जैसी संदिग्ध पद्धतियां अपनाते हैं। कई पैकेजों पर कस्टम्स से आसानी से निकलने के लिए गलत लेबलिंग की जाती है। नेटवर्क कंटिजेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक यह सब चीन में सीसीपी द्वारा संचालित शॉपिंग अभियान का एक हिस्सा है। यह सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन है जिसमें टिकटॉक एल्गोरिदम और राज्य समर्थित इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल अमेरिकियों के सोचने, खरीदारी और खर्च करने को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है ताकि टैरिफ से बचा जा सके। यदि लक्ष्य प्रोपेगेंडा आउटलेट्स को बंद करना है तो टिकटॉक सूची में प्रथम स्थान पर होगा।